गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? कल हमने सीखा था आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है और किसको करना पड़ता है आधार ऑथेंटिकेशन। सर, सबसे पहले हमने देखा था पार्ट ए में आधार ऑथेंटिकेशन होता है या पार्ट बी में? पार्ट नंबर बी में। सर, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आपने नो टिक करा, या तो प्रॉपर ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लग रहा है, या तो डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर के बेसिस पे सिस्टम बोल रहा है, तो उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन में कितने वर्किंग डेज या कितने नॉर्मल डेज के अंदर अंदर सर्टिफिकेट मिलेगा? 30 डेज के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रॉब्लम आता है, ठीक है। सर, ये आधार ऑथेंटिकेशन कैसे क्या कराया जाता है? तो राजा, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपके मोबाइल फोन या ईमेल आईडी पे ऑथेंटिकेशन लिंक आएगी। इस ऑथेंटिकेशन लिंक पे आधार नंबर डाल देना। जैसे ही आधार नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, और जब ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो बधाई हो बधाई, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा? जीएसटीएन नंबर मिल जाए। क्या प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड? सर, एप्लीकेंट की प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सर, किसको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है? तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, एनआरटीपी, उसको तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पीएसयूज, और जिसके पास यूआईएन नंबर है, उसे भी आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। सर, ये जो यूआईएन नंबर रहता है कितने वर्किंग डेज के अंदर मिल जाता है? 3 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाता है। और ये यूआईएन नंबर इज नॉट अ जीएसटीएन नंबर। यूआईएन नंबर बस आपको एक टेम्पररी नंबर दिया गया है, ओनली फॉर रिफंड पर्पस, ठीक है। सर, एक बात है, डेट ऑफ सबमिशन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। तो डेट कब मानेंगे कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया? तो अर्लियर ऑफ, जब आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया, वो लिंक विंक आ गया, आधार नंबर आ गया, या 15 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट नंबर बी। अच्छा, आपको याद रहना चाहिए कि जैसे ही पार्ट ए जनरेट होता है ना, तो पार्ट बी भरने के लिए भी कितने दिन दिए जाते हैं? 15 दिन। तो पार्ट बी भरने के बाद भी आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन या तो 15 डेज, और कभी कभार ऐसा रहता है जैसे ही पार्ट बी भर दिया, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए क्लिक करा, आपको ऑथेंटिकेशन लिंक मिल गई, आधार नंबर डाल दिया, तो उसी दिन पे आपका आधार वैलिडेट हो जाएगा। जीएसटी नंबर पार्ट बी के बाद मिलेगा। इसका मतलब है जीएसटी नंबर पार्ट बी के भरने के बाद तो मिलेगा ही, पर पार्ट बी में एक और चीज हो जानी चाहिए, डेट इज व्हाट? तो 7 वर्किंग डेज कहां से गिनोगे? सर, 7 वर्किंग डेज हम वहां से गिनेंगे जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बोलो, ध्यान रहेगा क्या? बस। फिर हमने राजा एक चीज देखी थी कि सर आजकल है ना, ये माधव जैसे लोगों के लिए सरकार बहुत सतर्क हो गई। और अब सरकार क्या लाना चाहती है बेटा? बायोमेट्रिक। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। कोविड के टाइम में पता है कैसे कैसे इंटरव्यू में लोग पास हो रहे थे? मेरा खुद का एक रूममेट था, उन्होंने क्या करा, और सपोज करो वैभव का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। वैभव ने बोला कि यार देखो साहिल सर, मैंने तो डमी आर्टिकलशिप करी है, अब इंटरव्यू में मेरा फेस तो दिखाएंगे नहीं, और वो तो जानते नहीं है कि मेरी आवाज कैसी। एक काम करो ना, आप मेरे बजाय इंटरव्यू दे दो, क्योंकि पहले ऑडियो इंटरव्यू होता था। तो वैभव के बजाय इंटरव्यू किसने दिया? मैंने। अच्छा, सिलेक्ट हो गया। कौन सिलेक्ट हो गया? वैभव। वैभव को 10 लाख रुपए की सैलरी लग गई। वैभव बिल्कुल अपने गांव में ऐसा खुश हो गया कि भाई अपना जॉब लग गया, जॉब लग गया। पता है 6 महीने तक पता है क्या हुआ? वैभव को तो कुछ काम आता नहीं है। 6 महीने तक काम भी मैंने ही करा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। अब कंपनी को क्या मालूम कि किसके हाथ से काम हुआ है। 6 महीने के बाद जब कंपनी ने फिजिकली बुलाया ना, तो फिर कंपनी बोल रही है यार, ऑडियो वीडियो में तो अलग दिख रहे थे, रियल लाइफ में तो अलग दिख रहे हो। लो एक काम करो, ये एक्सेल की शीट बना के आओ। अब तो फोन करेगा नहीं,
यार वो एक्सेल की शीट बनानी है, और अगर मैं अब सिखा भी दूंगा तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कोविड में लोगों ने बड़े मजे लिए किसके? इंटरव्यू के। और इंटरव्यू में कंपनियों ने सिलेक्ट भी कर दिया, क्योंकि कंपनी बोल रही है अरे वाह साहिल सर क्या तो नॉलेज है। कि कंपनी को तो लग रहा है किसका नॉलेज है? वैभव का। बट वैभव को तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है। तो आधार ऑथेंटिकेशन में भी ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे फर्जी आधार नंबर है। क्योंकि जब शुरू शुरू में आधार नंबर आए थे ना, मेरे को आज भी याद है, मैं आधार वाला दिन कभी नहीं भूल सकता। मतलब सुबह सुबह को ऐसे कुछ संडे वनडे का दिन था, और मेरे पापा ने बोला चलो चलो जल्दी चलो आधार बनवाना है। और हम ऐसे यूं गए थे, और मैंने यूं करके यूं फोटो खिंचवाया था आधार का। उसके बाद जब मैं पहला सीए बनने के बाद मेरे को इंटरव्यू देना था ना, मैं सबसे पहले आधार में फोटो अपडेट कराया। मैंने भाई ये वाला फोटो नहीं ले सकते अपन आधार में। तो गुजरात, पुडुचेरी, गुजरात और पुडुचेरी में कौन सा सिस्टम लेके आएंगे? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अच्छा, दिस इज नॉट इफेक्टिव, दिस इज ओनली व्हाट? पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो फिर पूरे इंडिया में अब चार्टेड अकाउंटेंट को एक और मशीन रखनी पड़ेगी, कौन सी वाली? बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है। सर ये किसका होगा बायोमेट्रिक बेस्ड? तो भाई अगर इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल का, और अगर प्रोप्राइटरशिप नहीं है तो इन सब का। पार्टनर इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, कर्ता इन द केस ऑफ एचओएफ। ठीक है। बस। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जाती है किसमें? फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। अब एक और चीज इन्होंने ऐसा लाने का बोला है कि यार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतने सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स के पास बायोमेट्रिक बेस्ड मशीन हो। उस बायोमेट्रिक मशीन में बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ आपका अंगूठा नहीं स्कैन करते हैं, जो अपग्रेडेड मशीन आती है उसमें आपकी आईज भी स्कैन करी जाती है। तो ये लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे आधार के सेंटर होते हैं ना, वैसे हम जीएसटी के बहुत सारे क्या बनाएंगे? फैसिलिटेशन सेंटर्स। ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। तो अभी तो सिर्फ ये कैसा है राजा? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट के बाद जब इसको इफेक्टिव करना होगा तो दो चीजें हो सकती है। या तो चार्टेड अकाउंटेंट के पास मशीन रहे, बट वहां पे भी सर रिस्क तो हो सकता है। इसलिए ये लोग क्या करेंगे? जैसे आधार के सेंटर बने हुए हैं वैसे ही किसके सेंटर बनाएंगे? जीएसटी के सेंटर बनाएंगे। और आपकी एप्लीकेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आपका बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। मतलब सिर्फ आधार नंबर और ओटीपी से काम नहीं चलेगा। नंबर डालो, ओटीपी डालो, अंगूठा से साइन वाइन करो, आपकी आंखों का स्कैन कराओ, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन क्या मानी जाएगी? कंप्लीट। अभी इफेक्टिव नहीं है। हो सकता है जुलाई में पार्लियामेंट का सेशन है, जीएसटी के बड़े बड़े बदलाव आपको दिखने को मिलेंगे जब जुलाई में हमारा बजट बजट प्रेजेंट होगा। मालूम है ना, इस बार आपको 2 बजट आते हैं। ठीक है, तो एक बजट आ चुका है और इस बार एक और बजट आपके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो अगले अटेम्प्ट्स रहेंगे उनके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है। सर एक बात बताओ, ये जो क्या नाम है इसका, माधव, माधव राजा सुनो ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास आधार नंबर नहीं है, तुम्हें जीएसटी नंबर चाहिए। अब आधार तो नहीं है, पर क्या तुम आधार अप्लाई कर सकते हो? हाँ। आधार अप्लाई करने में क्या कोई टाइम लगता है? नहीं। अच्छा, जैसे ही तुम आधार अप्लाई करोगे तो क्या आधार आ जाएगा कि एनरोलमेंट स्लिप आएगी? एनरोलमेंट स्लिप। तो जैसे ही अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके लिए हम अदर मैनर लाएंगे, और अदर मैनर के लिए हम बोलेंगे यार सबसे पहले पहली फुर्सत में माधव इसी मुंह के साथ, इसी चेहरे के साथ आधार के लिए अप्लाई करो। आधार के लिए क्या करो बेटा? अप्लाई। जैसे ही अप्लाई करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? एनरोलमेंट नंबर। याद करो वो बचपन का दिन जब आपने आधार कार्ड में वो आपको एक चिट्ठी मिली होगी, है ना? उस चिट्ठी को ही क्या बोला जाता था? एनरोलमेंट स्लिप। जो आपके पापा बोलते थे बेटा इसको संभाल के रखना, अभी तक आधार आया नहीं है। और फिर जैसे ही आधार आता था उस चिट्ठी को कोई यूज नहीं होता था। तो एनरोलमेंट नंबर एंड, क्योंकि अभी आधार नहीं है,
अगर आधार रहता तो इतना मच नहीं करना है। एनरोलमेंट इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट। माधव कौन सा डॉक्यूमेंट बेटा? या तो बैंक पासबुक लगा दो, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आधार नंबर नहीं है तो भी क्या हो सकता है वेरिफिकेशन? हाँ सर, दो डॉक्यूमेंट लगेंगे। एक तो फटाफट से क्या करो, आधार के लिए अप्लाई करो। जैसे बहुत सारे क्लाइंट हमारे पास आते हैं ना, बोलते हैं कि जीएसटी नंबर चाहिए, तो हम पहले पूछते हैं आधार नंबर है, बोलते हैं यार सर आधार नंबर तो नहीं है। तो मैंने बोला सरकार इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि आधार बनवाओ आधार बनाओ, तब क्या कर रहे थे? बोले सर तब हम गहरी नींद में सोए हुए थे। तुम भाई, तो अब भाई जीएसटी नंबर तो चाहिए ना राजा। तो हम उनको बोलते हैं एक काम करो, फटाफट से अप्लाई तो कर दो। 5 मिनट लगेंगे अप्लाई करने में, आधार नंबर आने में समय लगेगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है। अप्लाई तो करो। वो जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, वो आपको एनरोलमेंट आईडी स्लिप देंगे, वो हमारे पास ले आना। और इन 4 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या बैंक पास। तो इन चारों में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे देना, और जैसे ही आपको आधार नंबर मिल जाए 30 दिन के अंदर अंदर क्या करा देना, आधार ऑथेंटिकेशन करा दे। माधव ने आधार नंबर आ गया, माधव ने बोला अब क्या कराना आधार ऑथेंटिकेशन, नंबर तो आ गया है, आपका रजिस्ट्रेशन नल एंड वॉइड हो जाएगा। इनरोलमेंट आईडी डाली थी, आधार नंबर नहीं डाला था। तो जब आधार नंबर आ जाए ना, तो चुप्पे चाप 30 दिन के अंदर अंदर आधार नंबर अपडेट कर देना और ओटीपी से उसको वेरीफाई कर देना। हो सकता है कि आधार नंबर सर आए ही ना, तो आधार नंबर जब तक नहीं आता है तब तक ये चलेगा। जैसे ही आ जाए उसके कितने दिन में आपको एप्लीकेशन देना है? 30 दिन। नहीं दिया तो भाई जो आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो हो जाएगी नल एंड वॉइड। हम तो ऐसा ही मानेंगे कि तुमने कभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं था। ठीक है। अब अगली जो बात आती है वो आती है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसमें अमेंडमेंट हुआ है। सर ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है ना, ये रजिस्ट्रेशन के बाद भी फर्निश कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन, पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लो, उसके बाद क्या फर्निश कर देना, बैंक अकाउंट डिटेल। या तो जब आप पार्ट बी भर रहे हो तभी आप क्या फर्निश कर दो, बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आपके पास क्या है राजा, ऑप्शन। एमसीक्यू में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन के बाद भी सबमिट कर सकता हूं? हाँ। बट क्या मैं आधार ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकता हूं क्या? नहीं। सर ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है ये कब तक भरनी है? बिल्कुल ध्यान देना, इसमें अमेंडमेंट है, स्टडी मटेरियल और उसमें कोई दूसरी तारीख लिखी हुई है, हमको ये ध्यान रखना है। फॉर सपोज करो आज कौन सी तारीख है, 18 जून को मेरे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया। लॉ मेकर 2 तारीख बोलता है आपको। चलो अमेंडमेंट के पहली वाली पोजीशन बताओ। अमेंडमेंट के पहले पता है क्या था? अमेंडमेंट के पहले 18 जून से अगला जीएसटीआर 3B कब जाएगा? 1 नहीं बोला, 3B बोला। कब जाएगा? 20 जुलाई। और इसमें 45 डेज प्लस कर दो। करो करो करो। 45। क्यों यार, कितना आ रहा है? 2 अगस्त। देखो ना यार, जून के 12, जुलाई के 31, और हाँ 2 अगस्त। विच एवर इज अर्ली, विच एवर इज क्या अर्ली। ये कब था? पहले। अब जब लॉ को चेंज करा गया ना, तो बहुत समझदारी से चेंज करते। इन्होंने बोला यार इतना लेट क्यों कर रहे हो, ये 20 जुलाई 3B की डेट को हटाओ। कौन सी डेट डालो? जीएसटीआर 1 की। ये 45 डेज भी हटाओ। कितने डाल दो? 30 डेज।
इसका मतलब है अभी अमेंडमेंट प्रोविजन के हिसाब से 18 जून, जीएसटीआर 1 की नॉर्मल तारीख होती है 11 तारीख। कौन सी तारीख होती है? 11। तो 11 जुलाई। अब अच्छा 18 जून में 30 दिन जोड़ो, हाँ 18 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर। मतलब 11 जुलाई तक आपको आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या करनी है? अपलोड करनी है। सर जाओ नहीं करते। आगे पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के कारण। उन रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने के कारणों में इन्होंने एक और कारण डाल दिया है, क्या? नॉट फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। जो बच्चों के डाउट आते हैं ना, ये लोग बिल्कुल लेके जाते हैं, ठीक है नहीं करोगे मत करो, हमने अभी दे देना रजिस्ट्रेशन, अभी आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे? कैंसर। ठीक है। तो अब कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट है राजा? अब हमारी 2 तारीख इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना। रजिस्ट्रेशन मुझे 1 जून को मिला, 1 अगस्त को मिला और 30 सितंबर को मिला। आप बस मुझे बताना बैंक अकाउंट डिटेल्स कब तक अपलोड करनी है। पहले तो कर ही सकता हूं, पहले तो कर ही सकता हूं, मैं आपसे लास्ट डेट पूछ रहा हूं। 2 तारीख है, एक जीएसटीआर 1 और इसके क्या 30 दिन, विच एवर इज अर्लियर। फटाफट से। क्यों यार जीएसटीआर 1? हाँ तो बहुत बढ़िया, 1 जून का जीएसटीआर 1 तो 11 जुलाई को जाएगा। तो यहाँ पे सर 2 तारीख आपको लेनी है, एक तो 1 जुलाई और 11 जुलाई। बेटा अर्लियर अर्लियर है ना, बैंक अकाउंट डिटेल्स हम फटाफट से चाहते हैं अपलोड हो जाए। तो कौन सी तेरी डेट? तो 31 अगस्त। अरे हम तो क्या चाहेंगे राजा, अर्लियर अपलोड हो ना डिटेल, कि हम लेट चाहेंगे? जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से सोचो ना यार, क्लाइंट के हिसाब से मत सोचो। डिपार्टमेंट तो क्या चाहेगा, जल्दी जल्दी डिटेल अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे आएगा कब? और लास्ट केस बताओ। 11 अक्टूबर और विच एवर इज। बोलो बात क्लियर है क्या? यहां तक आपको अपलोड करना है राजा क्या? बैंक अकाउंट डिटेल्स। क्या आप पहले भी कर सकते हैं? अरे बहुत ही बढ़िया यार, पहले कर दो तो क्या ही, इससे अच्छी बात क्या होगी? हाँ, ज्यादा मचमच होती नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी चार्टेड अकाउंटेंट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो हम बोलते थे भाई आपका आधार दे दो, आपका बैंक अकाउंट डिटेल दे दो, बाद में कौन अपलोड करते फिरेगा। ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन करा रहे हैं वहीं पे पार्ट नंबर बी में कौन सी डिटेल भी भर देते हैं? बैंक अकाउंट डिटेल्स भी भर देते हैं। पर क्या बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है, बिना बैंक अकाउंट डिटेल्स के भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। क्या बिना आधार के भी नंबर मिल जाएगा? हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा, बस आपका साइट विजिट होगा। तो जरूरी नहीं है कि आधार ऑथेंटिकेशन कराना है, मत करो। प्रॉपर ऑफिसर आएंगे, देख के जाएंगे, और जब वो साइट विजिट करते हैं तो बेटा वो फिर अच्छे से ही करते हैं। ठीक है। तो इससे अच्छा जो हमको बोल रहे हैं कि आधार करवा लो तो करवा लो। आई बात समझ में? बस दिस इज व्हाट राजा, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स। और इन्होंने एक और चीज बोल दी है, प्रोप्राइटरशिप के केस में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड क्या होना चाहिए? लिंक। डायरेक्ट टैक्स में बड़ा चला था ये, जब हम सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे रहे थे उस टाइम से चलते आ रहा था, इनकम टैक्स में लिंक करेंगे। फिर पहले क्या हुआ था, एक डेट आई थी 31/3/22, फिर 31/3/23, फिर एक और 31/3/24। फिर अब उन्होंने एक फाइनल डेट कर दी थी और अब बोल दिया कि भाई इस तारीख तक आपका क्या लिंक हो जाना चाहिए? पैन और आधार लिंक हो जाना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आपका पैन हम इन ऑपरेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे? इन ऑपरेटिव। अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया तो जीएसटी नंबर भी इनऑपरेटिव हो गया, और आपका जो इनकम टैक्स का साइट है वो भी क्या हो जाएगी? इनऑपरेटिव हो जाएगी। तो लोग करवा नहीं रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा स्ट्रिक्ट कदम उठाया। ठीक है। तो अब प्रोप्राइटरशिप के केस में पैन आधार शुड बी लिंक्ड। बाकी केस में सर कंपनी का आधार तो रहता है नहीं, पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप फर्म का आधार नहीं रहता। बोलो बात क्लियर है क्या? बस अब सुनना ध्यान से। सर जो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसका कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना चाहिए।
प्रॉपर ऑफिसर आया, चेक करके चला गया, वेयर आर दी फोटोग्राफ्स? आप भी तो खींचते हो ना, कभी मैंने बाल बनाए, फोटो, प्रूफ, प्रूफ होना चाहिए सर। वो बेचारे विजय सर मिठाई खा रहे हैं, उनका फोटो खींचा, सर प्रूफ होना चाहिए। आप लोग सीए के लिए बने ही नहीं हो, आप लोग साइट विजिट के लिए बने हो। आपका काम अच्छा है, आपको क्या करना है राजा? फिजिकल वेरिफिकेशन, और फिजिकल वेरिफिकेशन है इंपॉर्टेंट चीज, क्या खींचोगे राजा? फोटो, है ना? वो तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो। बेटा फोटो खींचने के बाद करोगे क्या? क्या करोगे? अपलोड करोगे ग्रुप में, है ना? अभी बेटा प्रॉपर ऑफिसर है, इनका कोई अनऑफिशियल ग्रुप नहीं होता, इनको क्या करना पड़ेगा तुम्हें? अपलोड। कहां पे सर? एक फॉर्म बनाया इन्होंने, जीएसटी REG 30। ये किसको कंप्लायंसेस करना है? असेसी को नहीं, प्रॉपर ऑफिसर। तो जब प्रॉपर ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, तो सर क्या करा उसने फिजिकल वेरिफिकेशन? फोटो खींचना पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ कुछ चार्टेड अकाउंटेंट फर्म्स बड़ी नालायक होती है। देखो ऑडिट में सबसे ज्यादा स्वाद ऑडिट में पता है किस बात का आता है? बंक करने का। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना, जब हम आर्टिकलशिप करते थे ना, तो हमारा आर्टिकलशिप का ऐसा रहता था 12 बजे का टाइम, आने जाने का टाइम तो ठीक है, हमारे सर आते ही थे 12 बजे। तो शुरू शुरू के दिनों में तो मैं 11 बजे जाने लगा, मतलब यार यार तो बड़ा टाइम पास है, सर तो आते ही नहीं है। तो सर 12 बजे आते थे, तो हम भी 12 बजे गए, और सर बढ़िया 6 बजे 7 8 ऐसे बैठे रहते थे। और कभी कभार हम ऑडिट पे जाते थे, तो अब एक बार ऑडिट पे मुझे एक ऑडिट पे भेजा, मैं 4 बजे ही मेरा फ्री हो गया, 3:30 4 बजे। दो ऑप्शन है, या तो ऑफिस जाओ या तो घर जाओ, कुछ भी। क्लाइंट सर का फोन आएगा, बोलना यही बैठा है, सर का फोन भी आता था। क्लाइंट इतना शातिर होता था, क्लाइंट बोलता था सर यही बैठा है अभी। अब एक दो बार क्या हुआ ना, सर खुद क्लाइंट की प्लेस पे आ गए। अब क्या कर सकते हैं भाई, अभी कभी कभार सर आ जाते हैं भाई, ऑडिट का कोई ऐसा पेचीदा मैटर फंस गया और क्लाइंट बोलता है कि एक बार आ जाओ विजिट करने। अब तो कुछ जवाब दे नहीं सकते, फिर सर फोन लगाते हैं, कहाँ हो बेटा? तो फिर अब कुछ बोल नहीं सकते ना, कहाँ हो बेटा? फिर सर बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, फोटो खींच के भेजो। कभी कभार तो सर क्या करते हैं ना, ऐसा प्रूफ के लिए बोलते हैं कि एक काम करो, क्लाइंट प्लेस का फोटो खींच के भेजो। हम इतने शातिर होते थे, पहले ही 10 फोटो खींच के रखते थे, टाइम को क्रॉप कर देते थे। इतना पहले ही करना था, क्योंकि सर पहले ही पूछ लेते कि कहाँ हो, और 3 बजे बंक पे चले गए, और फिर सर फोन करके बोलेंगे कि भैया एक काम करो, क्या भेजो? प्रूफ भेजो। अरे सर 2 मिनट में भेज रहा हूँ, भेज दिया। ठीक है। तो फोटोग्राफ का सीन बड़ा होता है ऑफिसेस में। ठीक है, तो अब देखो भाई, आ जाओ यहाँ पे वापस अपने टॉपिक में। तो प्रॉपर क्या बताऊं? कुछ नहीं बेटा, वो सर चिल्लाते हैं, और क्या वो भी बताऊं सर क्या चिल्लाते हैं? वो जब तुम आर्टिकलशिप में सीखोगे तो मालूम पड़ेगा, चलो। अरे नहीं, सर बड़े खतरनाक चिल्लाते, तुम्हें क्या मालूम बेटा, वो फॉर्म साइन नहीं करेंगे, छुट्टियां नहीं देंगे, वैसे वैसी बातें रहती है। क्या? अरे हमारे सर बिल्कुल प्रेरक सर जैसे चिल्लाते थे। अरे खतरनाक, बिल्कुल सुनाऊंगा कभी, चलो। तो प्रॉपर ऑफिसर, इधर चलो, इधर इधर ध्यान दो। प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना है? अरे बस, प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना है? जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, जितने भी डॉक्यूमेंट है, एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनानी है, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ। कहाँ पे अपलोड करना है? फॉर्म GST REG 30। कितने टाइम में? 15। 15 वर्किंग डेज कहां से? जब से वेरिफिकेशन हुआ है। जिस दिन वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? ये पहला केस नहीं है राजा, ये आधार ऑथेंटिकेशन वाला केस नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, या ये तो डेटा एनालिसिस या रिस्क पैरामीटर वाला केस है।
ये वो वाला केस नहीं है आधार वाला, क्योंकि आधार वाले केस में तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे साइट वेरिफिकेशन कब हो रहा है? रजिस्ट्रेशन के बाद। और अब आ जाओ, दोनों में फर्क है। यहाँ पे भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, बट यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कब हो रहा है राजा? बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अगर रजिस्ट्रेशन अभी आपको मिला नहीं है, उसके पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, इस केस में कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा? 30 दिन। 7 वर्किंग डेज मत बोलना, कितने दिन के अंदर अंदर? 30। यहाँ पे हमने बोला देखो प्रॉपर ऑफिसर, आपको वापस हर चीज अपलोड करनी है वही जीएसटी REG 30 में, पर अब यहाँ पे हम आपको टाइम पता है कितना देंगे? एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज prior to the completion of the time period specified in said proviso, that is 30 days। अब इधर ध्यान से सुनना, ये बहुत शानदार अमेंडमेंट है, ऐसा पहले कुछ नहीं होता था। ये सब अमेंडमेंट पढ़ा रहा हूँ, बैंक अकाउंट की डिटेल्स अमेंडमेंट है, ये फिजिकल वेरिफिकेशन अमेंडमेंट है, ये सब अमेंडमेंट है। अभी सुनना ध्यान से। सपोज करो राजा 18 जून को इनका साइट वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया। इनको कितना टाइम दिया है मेरे को रजिस्ट्रेशन देने के लिए? 7 दिन नहीं, 30 दिन। तो 30 दिन कब आएंगे? पक्का? पता है प्रॉपर ऑफिसर को क्या बोला? एटलीस्ट 5 डेज। एटलीस्ट 5 डेज मतलब 13 जुलाई। प्रॉपर ऑफिसर 13 जुलाई तक जो भी तूने फोटो वोटो खींचे सब अपलोड कर देना। प्रॉपर ऑफिसर बोल रहा है मैं 18 जुलाई के बाद अपलोड करूं। क्या मतलब? रिजल्ट आने के बाद बोल रहे हो बच्चे ने बंक करा, अब कोई लेना देना नहीं है। कब करना है? 18 जुलाई को तो क्या आएगा राजा? रजिस्ट्रेशन। उसके कितने दिन पहले? 5 दिन। 5 दिन मतलब 13। क्या 12 जुलाई को कर सकते हैं? सर 12 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 डेज। ठीक है, प्लीज इस तारीख को कहीं पे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको ढंग से बना देता हूँ। तारीखें तो याद करनी पड़ती बेटा। शादी तो पता नहीं क्या तुमको मजा आ रहा है रे, शादी शादी शादी। अरे वो मूवी के बच्चे बड़े आगे। सर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो भी मिलेगा वो मिलेगा जीएसटी REG 6 में, और ये जीएसटी REG 6 में जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा इसको लटका देना कहाँ पे? PPOB और APO। सर पेज के यहाँ पे तो जीएसटी का सर्टिफिकेट हमको दिखता ही नहीं है, तो कंप्लेन करो। किसको बेटा? प्रॉपर ऑफिसर को। जनरल पेनल्टी 25,000 रुपए। हाँ मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ है, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक तो पेज का जो बोर्ड है उसके नीचे जीएसटी नंबर नहीं लिखा है। इसके हो गए कितने? 25,000। अरे अरे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, छोड़ो अभी छोड़ो। PPOB और APOB के तो मैं सिर्फ सुनो, बस सुनो। जो भी हमारा बोर्ड रहता है ना नेम प्लेट का, उस नेम प्लेट के बोर्ड के नीचे हमें जीएसटी नंबर लिखना पड़ता है। एक तो हो गया ये। जितने भी आपके साइन बोर्ड्स है नीचे PPOB और APOB में, वहां PPOB और APOB में कोई भी बोर्ड पे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा।
नहीं तो कभी भी प्रॉपर ऑफिसर चेक करने आता है ना, तो सबसे पहले बस यही पेनल्टी लगाता है कि भाई बोर्ड पे जीएसटी नंबर नहीं है और यहाँ पे भी जीएसटी नंबर नहीं है। जो भी आपने बिल इशू करा उस इनवॉइस पे भी आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। तो जब आपको जीएसटी नंबर मिला तो आपको ये सब दिखाना पड़ेगा, पीपीओबी पे भी और एपीओबी पे भी। अगर सर नहीं दिखाया तो फिर कितने की पेनल्टी लगती है? जनरल पेनल्टी लगती है सेक्शन 122 में 25,000 रुपए की। हाँ, वो अपने को कुछ नहीं मिलेगा। इनवॉइस पे भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा तुम किसको कंप्लेन करोगे? तुम सच्चे में कर दोगे क्या? तो सुनो ध्यान से, सब में एक फ्लैट पेनल्टी 25,000 की। तो सुनो 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 सुनो, कौन सा सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में आएगा? जीएसटी REG 06। REG 1 में अप्लाई करते हैं, REG 6 में क्या आता है आपका? सर्टिफिकेट। सर ये फॉर्म याद करना है? बिल्कुल भी नहीं, बस ये 6 वाला ध्यान रखना। ठीक है, बाकी बहुत सारे होते हैं, जीएस REG 1, REG 2, REG 3, REG 4, REG 5। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? REG 6। ठीक है, और सर एक और चीज, ये कहाँ पे रहेगा कभी भी हमको डाउनलोड करना हुआ तो जो भी आपका जीएसटी का पोर्टल है वहां से आप GST REG 06 डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपको ये मिल गया तो अब इसको प्यार से बुलाया जाएगा GSTN। GSTN stands for Goods and Services Tax Identification Number। और ये GSTN आपको मिलेगा 3 days आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 7 वर्किंग डेज में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पर ये वाला जो फॉर्म है ये आपको कितने दिन में मिलेगा? 3 दिन। रजिस्ट्रेशन कब हो जाएगा राजा? 7 वर्किंग डेज। नंबर आ जाएगा आपके पास ईमेल में। पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है GST REG 6 वो कितने दिन में आएगा? 3 दिन। अब सुनो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कितने सारे GSTN फॉर्मेट देखे होंगे। अब इसमें शुरू के 2 कोड आर ऑलवेज स्टेट कोड। आप कोई भी जीएसटी नंबर गूगल से निकाल लो, कोई भी, पेस का बता दो, बस पेस का बता दो। पेस का है क्या आपके पास जीएसटी नंबर? तो बताओ। हाँ 23 AA। हाँ, क्या क्या क्या? GCP, GCP 04। ये नंबर ही गलत बताया, 10 डिजिट का होना चाहिए। अरे AA आगे बोलो। AA GC फिर P। अरे बताओ यार, जल्दी दो यार, जल्दी दो। कहाँ है बेटा? ये रहा। तुम यार चश्मा लगवाओगे यार। एक बार गिनो तो कितने डिजिट हो गए? हाँ ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके? 15 डिजिट। अब सुनना ध्यान से, जीएसटीएन नंबर कितने डिजिट का होता है राजा? 15 डिजिट। एक एक चीज सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। ऐसी चीज भी बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। सबसे पहले 2 कोड काय के? स्टेट कोड। सबके स्टेट के अलग अलग कोड है। अभी स्टेट कोड चेंज हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। हमारी स्टेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उनकी स्टेट्स पे फर्क पड़ा था। पता है क्यों फर्क पड़ा था? क्योंकि राजा किसी किसी का जीएसटीएन नंबर दमन एंड दीव का था, किसी किसी का दादर एंड नागर हवेली का था। अब दोनों स्टेट को क्या कर दिया, दोनों यूनियन टेरिटरी को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। तो फिर उनका प्रॉब्लम आया था। स्टेट कोड हमारे एमपी का क्या है? 23। जितने भी आप एमपी में जीएसटी नंबर देखोगे सब किससे शुरू होते हैं? 23।
एक बार गूगल पे महाराष्ट्र का स्टेट कोड बताओ। 27। ये टोटल हमारे 29 तक चलेंगे स्टेट, नहीं 29 और 2 डीम्ड स्टेट्स, तो 31 दिल्ली भी हमारा डीम्ड स्टेट है, तो ये सब हमारे क्या चलेंगे स्टेट कोड। 3 डीम्ड स्टेट्स हैं, एक तो दिल्ली, और बोलो दिल्ली और पुडुचेरी, और एक था हमारा जम्मू एंड कश्मीर, वो यूनियन टेरिटरी राजा। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से, ये जो पेन है, इस पेन में 4th डिजिट हमेशा ध्यान रखना कि ये पेस कंपनी है, तभी ये किधर क्या आया सी। फर्म होती तो इधर लिखते हैं एफ, अगर प्रोपराइटरशिप होता तो प्रोपराइटरशिप में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमारे सरनेम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, ये क्या है एंटिटी कोड। अभी सुनना ध्यान से, यहाँ पे हमेशा आपको 1 दिखेगा, पता है क्यों? क्योंकि पेस का एक जीएसटी नंबर है। यही पेस के अगर 4 जीएसटी नंबर होते तो यहाँ पे कितने एंटिटी कोड में क्या लिखते 4। आया समझ में? तो एंटिटी कोड में 1 है, इसका मतलब है पेस का कोई भी डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। पर अगर ये कल को सोचे कि हम एक ब्रांच महाराष्ट्र में भी खोलेंगे, तो फिर अरे, तो फिर महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर अलग आएगा, तो फिर यहाँ पे एंटिटी कोड में वापस से 1 ही आएगा। एंटिटी कोड 2 तब आएगा जब हमारे एमपी में कितने होंगे 2 ऑफिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एंटिटी कोड, और आखिरी में चेकसम कैरेक्टर, दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय सिस्टम। तो टोटल हमारा जीएसटीएन नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। ठीक है, इस 15 डिजिट में पहले के 2 डिजिट आर स्टेट कोड, 10 डिजिट आपका पैन नंबर हो गया, फिर आगे के 1 डिजिट आता है, 1-2 डिजिट आता है एंटिटी कोड को लेके, और फिर एक आता है आपका क्या चेकसम कैरेक्टर। तो एमसीक्यू क्वेश्चन से ध्यान रखना कि जीएसटी नंबर कितने डिजिट का आएगा आपका 15 डिजिट का। और सर फिर जो मैंने आपको बताया, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जीएसटी REG 6 में, उसको आप कहाँ कहाँ पे लगाओगे? पीपीओबी एंड एवरी एपीओबी, क्योंकि पीपीओबी तो एक ही होगा पर एपीओबी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, और सर जीएसटीएन एक और जगह पे कहाँ? नेम बोर्ड। ठीक है, तो नेम बोर्ड एग्जिबिटेड एट द एंट्री ऑफिस पीपीओबी एंड एवरी एपीओबी। जैसे पेस का अब ये पीपीओबी हो गया, बट सिल्वर मॉल बंद नहीं हुआ है, वो चालू है आज, अभी भी वहां पे इंक्वायरीज आती है। तो भाई पेस का ये हो गया पीपीओबी, पर क्या सिल्वर मॉल अभी हमने बंद कर दिया? नहीं, तो वो हो गया हमारा क्या? ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं राजा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस करी, पर अगर आप गहरी नींद में सोए हुए थे और 30 दिन के बाद अप्लाई करा, तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? अब है ना, ध्यान से मैं आपको एक अच्छी चीज पढ़ा रहा हूँ, इसको अभी छोड़ दो। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब सब इधर ध्यान दो। बहुत बार क्या होता है राजा कि बहुत गड़बड़ हो जाती है। नंबर तो हम ले लेते हैं, बिजनेस का नाम चेंज हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो अमेंडमेंट में 2 बातें होती, एक कोर फील्ड का अमेंडमेंट और एक नॉन कोर फील्ड। कौन सी फील्ड? कोर और नॉन कोर। सरकार बोलती है नॉन कोर फील्ड तो गई तेल लेने, हमें नॉन कोर से कोई लेना देना नहीं। नॉन कोर मतलब भाई आपको मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ईमेल एड्रेस चेंज करानी है, दिस इज व्हाट नॉन कोर। इसमें यू हैव टू जस्ट इंटीमेट, आपको इसमें सिर्फ क्या करना है राजा? इंटीमेट। यहाँ पे परमिशन नहीं लेनी है प्रॉपर ऑफिसर की। क्या परमिशन लेनी है क्या प्रॉपर ऑफिसर की? कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी फील्ड है राजा? नॉन कोर। ये ऐसा ही है कि ICAI में जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया, अब अभिषेक बेटा तुमको तुम्हारा मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो कोई परमिशन नहीं लगेगी, बस SSP पोर्टल पे तुम तुम्हारा मोबाइल नंबर अमेंड करोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा राजा? अमेंड हो जाएगा।
पर बेटा कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए परमिशन लगती है। तुम्हारा एड्रेस चेंज हो रहा है, परमिशन लगेगी। फिर कुछ कुछ ये सारी फील्ड जहाँ परमिशन लगेगी उसको बोला जाता है क्या? कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर राजा तुम्हारा तुमको सीआरओ ही चेंज करना है, दिस इज नॉट अमेंडमेंट, दिस इज रिप्लेसमेंट। बेटा सीआरओ चेंज करना ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसका मतलब है राजा, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि यार नया जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, अपन तो पुराने को क्या करेंगे, भाई आपका पैन ही चेंज हो रहा है, तो क्या ये अमेंडमेंट है? ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो सर आ जाओ भाई देखें कहां परमिशन लगेगी, सिर्फ कौन से फील्ड में? कोर फील्ड। कोर फील्ड में यू रिक्वायर व्हाट? परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। अब सर देखो क्या क्या है सर। पहला है आपका बिजनेस का नाम चेंज कर रहे हो, ले सके खैर छोड़ो। तो सर आप बिजनेस का क्या चेंज कर रहे हो? नाम। सपोज करो प्रेरक सर ने सोचा कि पेस को छोड़ के अपन क्या कर देते हैं, पीटी क्लासेस। अरे वाह, अरे गजब, आरटीपी क्लासेस है ना। ये हो गई रूपा मैम, ये हो गए प्रेरक सर, ये बीच में त्रिवेदी जी। ठीक है, त्रिवेदी जी, त्रिवेदी जी। अब अगर बिजनेस का नाम चेंज कर रहे हो, एड्रेस चेंज कर रहे हो, किसका? पीपीओबी या एपीओबी, या आपके शेयर होल्डर, पार्टनर, मैनेजिंग कमेटी, ये जो की मैनेजरियल पर्सन हैं इनका चेंजेस हो रहा है, ये सब क्या है? हमारा कोर फील्ड। अब एक चीज याद रखना, अगर बिजनेस का नाम चेंज करा या शेयर होल्डर डायरेक्टर चेंज हुए, तो जितने भी पैन पे जीएसटी नंबर है ना, ये उन सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पेस ने सपोज करो दो जीएसटी नंबर लेके रखे, एक एमपी में और एक महाराष्ट्र में, इन्होंने सोचा यार मजा नहीं आ रहा पेस नाम में, तरक्की नहीं हो रही पेस नाम में, क्यों ना हम इस नाम को चेंज करें। तो बड़ा सोचा कि क्या नाम रखें, तो इन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, इसको आरटीपी क्लासेस नाम रखते हैं। तो रूपा मैडम भी आ जाएगी, प्रेरक सर भी आ जाएंगे और बीच में त्रिवेदी जी भी आ जाएंगे। अब बेटा ऐसा नहीं कर सकते कि एमपी के लिए आरटीपी क्लासेस और महाराष्ट्र में क्या ही चलेगा, पेस। अगर यहां पे चेंज करा तो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र में भी क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। तो दो चीजें, एक तो बिजनेस का नाम चेंज करा और दूसरा एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर। सपोज करो पेस में दो डायरेक्टर थे, प्रेरक सर ने बोला देखो रूपा मैम अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि तुम्हें डायरेक्टर से रेजिग्नेशन दे दें। डायरेक्टर से क्या दे दें? रेजिग्नेशन। अगर एमपी में डायरेक्टर को रेजिग्नेशन दिया तो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र से भी वो डायरेक्टर क्या हो जाएगा? रिजाइन। मतलब रूपा मैम उस अंधेरे में थी, ठीक है यार क्या दिक्कत है कि एमपी में, कि ठीक है क्या दिक्कत है एमपी में डायरेक्टर की पोजीशन गई है, महाराष्ट्र में तो आज भी जिंदा है। हम बोलेंगे मैडम आप अंधेरे में मत जियो, इकोनॉमिक्स, हाँ रोशनी दो तुम जाके। तो सुनो ध्यान से, एमपी है और महाराष्ट्र है, तो अब सुनो, एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये दोनों चेंजेस किसके लिए एप्लीकेबल? जितने भी बिजनेस हैं ऑन द सेम पैन सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बोलो, पर राजा एड्रेस का चेंज ऐसा नहीं है, पीपीओबी और एपीओबी का एड्रेस तो चेंज होता रहेगा, क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल? भाई एमपी का एड्रेस अलग रहेगा, महाराष्ट्र का एड्रेस अलग रहेगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सर क्या परमिशन लगेगी? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, सबका सबका इधर, सब इधर ध्यान, सब इधर ध्यान। सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन यहां यूआईएन होल्डर, नॉन कोर एरियाज, नॉन कोर एरियाज में ऑटोमेटिकली अमेंडमेंट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्या कोई टाइम लिमिट है? नहीं, सिर्फ आपको इंटीमेट करना है
प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन नहीं चाहिए। दिक्कत कहाँ पे? कोरी। पेस का एग्जांपल ले लेते हैं। पेस का रजिस्ट्रेशन था हमारा सिल्वर मॉल में। अब सिल्वर मॉल से चेंज होके अब इनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लेना है। ये एरिया का नाम क्या है, किसी को पता है क्या? वल्लभ नगर। अच्छा, पार्क पार्क तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, नेहरू पार्क। नेहरू पार्क पार्क है? चलो, अरे बस, हर जगह तुम्हें मैं ही दिख रहा हूं, है ना? सुनो, सिल्वर मॉल से किधर आना है अब अपने को? वल्लभ। क्या चेंज हो रहा है राजा? क्या चेंज हो रहा है? एड्रेस। कौन सा एड्रेस? पीपीओ। पीपीओ भी मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब क्या प्रॉपर ऑफिसर को सपना आएगा कि इधर जा रहे हैं? और फिर प्रॉपर ऑफिसर को सपना आएगा तो 10 साल खैर छोड़ो, तो सर एक बात बताओ, बताना तो पड़ेगा ना कि अब हम फाइनली जा रहे हैं नई बिल्डिंग में। तो सबसे पहले आपको कितने दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी है? 15। 15 दिन जब से आप चेंज हो गए, जब से आप इस प्रीमाइसेस में आ गए, विद इन द 15 days ऑफ चेंज यू हैव टू इन्फॉर्म व्हाट? प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा, क्योंकि ऐसे तो चेंज नहीं होगा। आपको नया एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, नया इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ेगा, और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ क्या है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है, प्रॉपर ऑफिसर को पूरा भरोसा है ये तो पेस है, इनके डॉक्यूमेंट क्या है हमारे? इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट सारे बरोबर हो। अगर डॉक्यूमेंट सारे बरोबर हैं तो बधाई हो, बधाई हो, आपको 15 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। पर सर हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट में आपके पास 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस आएगा। और शो कॉज नोटिस ऐसे पढ़ते हैं, काइंडली शो द कॉज कि व्हाई योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। इसी को बोलते हैं क्या? शो कॉज नोटिस। हर शो कॉज नोटिस कैसे ऐसी टोन में आता है, काइंडली शो द कॉज व्हाई योर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। तब प्रेरक सर को जवाब देना पड़ेगा। अब कितने टाइम में जवाब देना है सर? 7 वर्किंग डेज। 7 डेज नहीं, कितना? 7 वर्किंग डेज। इस 7 वर्किंग डेज में अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, 2 मिनट हो पक्का, इस 7 वर्किंग डेज में अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर वापस से आप ऊपर आ जाओ और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा? अमेंड। और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो आपकी जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है वो हो जाएगी रिजेक्ट। और जब अमेंडमेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो आपको वापस से अमेंडमेंट की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये डेट ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। वापस से शांति। नॉन कोन एरियाज कुछ भी नहीं करना, वहां पे सिर्फ इंटीमेशन देना। कोर एरियाज अगर चेंज हुआ है तो पहले प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट करो, कितने दिन में? 15 दिन। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है सब बरोबर है, सब प्रॉपर है, तो अगले 15 दिन में आपके पास क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा। क्या वर्किंग डेज है? सर कोई वर्किंग डेज नहीं है, नॉर्मल है, कितना? 15 + 15। पर अगर कोई डाउट है, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास शो कॉज नोटिस आएगा। इस शो कॉज नोटिस का आपको जवाब देना है कितने दिन के अंदर अंदर? 7। यहाँ पे वर्किंग डेज, यहाँ पे क्या है भाई? वर्किंग डेज। और अगर आपने जवाब दे दिया, जवाब सेटिस्फैक्ट्री है तो बहुत बढ़िया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड। पर अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो अगले 7 दिन में आपका जो अमेंडमेंट का एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है, कल एक बार इसको और अच्छे से बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।